ने जब बुजुर्ग पिता केशव को लाला के खेतों में काम करते हुए देखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। कड़ी धूप में उनके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। बुढ़ापे की कमजोरी के कारण उनके हाथों में वो तेजी नहीं रह गई थी। आलोक से रहा न गया। बाबूजी, आप अब ये काम नहीं करेंगे। बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुम वही करो, मेरा काम मुझे करने दो। बेटा, पढ़ लिख लोगे तो अच्छी कमाई करके अच्छी जिंदगी जियोगे। मेरा तो जीवन ऐसे ही बीत गया। बाबूजी, अब आपकी उम्र हो गई है, मैं आपको ये मेहनत का काम नहीं करने दूंगा। इतने में लाला बोल पड़ा, अरे मुन्ना, तुम्हारा बाप ये काम नहीं करेगा तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? अब मेरी बारी है। बाबूजी ने बहुत काम कर लिया, अब इनको काम करने नहीं दूंगा। बेटा, कौन सा काम करोगे? बाबूजी, मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ दूसरी नौकरी की भी तलाश करूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारी बहन भी अभी पढ़ रही है, उसका भी खर्च उठाना होगा। बाबूजी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। उस दिन के बाद से केशव घर पर ही रहने लगे और आलोक ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। आलोक का सपना IAS ऑफिसर बनने का था, लेकिन परिस्थितियों ने उसकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। उसके पास पढ़ने के लिए बच्चे आने लगे। अब ज्यादा से ज्यादा समय उसका पढ़ाने में ही बीतने लगा। आमदनी होने लगी, बहन सलोनी की पढ़ाई और घर का खर्च चलने लगा। भैया, घर की सारी जिम्मेदारी आपने अपने सर पर ले ली है और आपका सपना ही रह गया। सलोनी, तू तो जानती है कि बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे जिम्मेदारी निभानी ही है। इंसान का हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन मेरी बहन का सपना जरूर पूरा होगा। सलोनी, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा। तू हिम्मत मत हारना, तुझे हर हाल में IAS बनना है। ठीक है भैया, मैं जी जान से पढ़ाई करूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटूंगी। आलोक पूरे दिन बच्चों को पढ़ाने लगा। सलोनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो BCom की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से पास हो गई। सभी लोग बहुत खुश हुए। मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत बधाई। अब अगली मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है। UPSC की अच्छी तैयारी करनी है। हाँ भैया, अब तो कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। सलोनी बहुत ध्यान से पढ़ाई करने लगी। भाई भी अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक एक दिन केशव के पेट में जोरों से दर्द उठा और उन्होंने बच्चों को आवाज दी। बेटा, बहुत जोरों का दर्द पेट में हो रहा है, ये दर्द बर्दाश्त नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बाबूजी, चलिए, अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सलोनी, चलो, ले चलते हैं बाबूजी को डॉक्टर के पास। मेरे पास कुछ रुपए हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? हाँ भैया, किताबें खरीदने के लिए आपने 2000 रुपए दिए थे, मैं रुपए दे रही हूँ। आलोक वो सलोनी अपने बाबूजी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने कोई दवा दी और जांच की सलाह दी। सलोनी भी बहुत डर गई थी। आलोक भी चिंतित हो रहा था। कुछ दिनों की जांच के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसने सबको दुखी कर दिया। केशव के पेट में कैंसर है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा था। अब इनका इलाज चलेगा, समय लग सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? हम लोग अपना प्रयास करेंगे, आगे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। कैंसर का इलाज खर्चीला होता है। आलोक अपने पिता के शव का इलाज कराने लगा और बहुत सारे रुपए खर्च होने लगे। भैया, मैं भी कोई अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती हूँ, बाबूजी का इलाज करना है। सलोनी, ये क्या कह रही हो? हम बाबूजी का इलाज कराएंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। हाँ भैया, याद है, लेकिन आप अकेले बहुत परेशान हो जाओगे। सलोनी, परेशानी के डर से मैं तुम्हारा सपना नहीं तोड़ सकता। बाबूजी का इलाज होगा और तुम्हारी तैयारी जारी रहेगी। बाबूजी के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा और आलोक कर्ज में डूबता चला गया। अब तो उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन लाला मौका तोड़कर आलोक से मिला और उसने आलोक की मदद करने की पेशकश की। आलोक, मैंने जब से सुना है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम्हें मदद की जरूरत है, बोलो कितने पैसे चाहिए? लाला जी, मुझे 50,000 की जरूरत है।
मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वो तो मैं जानता हूँ। एक काम करो, जमानत के तौर पर ये घर गिरवी रख दो। पैसे चुकता करने पर घर के कागजात वापस दे दूंगा। लाला की नजर पहले से ही केशव के घर पर थी। वो इस घर पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता था। उसने चालबाजी से कागजात ऐसे तैयार किए थे कि अंत में घर लाला का ही होने वाला था। आलोक ने कागजात पर दस्तखत करके रुपए ले लिए। आलोक, ये तुम्हारी बहन सलोनी क्या हमेशा पढ़ती रहती है? लाला जी, मैं आईएएस नहीं बन सका, लेकिन बहन को बनाना चाहता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? आईएएस बनना क्या बच्चों का खेल है क्या? अरे इसका विवाह कर दो, ये सब सपना छोड़ दो। लाला जी, ऐसी बातें मत करिए। हमने संकल्प किया है, उसे पूरा करके रहेंगे। देखो आलोक, आवाज नीची रखकर बात करो। मैं चलता हूँ, मेरे रुपए समय में लौटा देना। आलोक ने अपने पिता केशव का बहुत इलाज कराया, बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए। एक दिन केशव ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और आलोक और सलोनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों अनाथ हो गए। भैया, हम अनाथ हो गए। बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं किसे बाबूजी कहकर बुलाऊंगी? मेरी बहना, तुम्हारा भाई जिंदा है। बाबूजी का जाने का मुझे भी बड़ा गम है, लेकिन होली के आगे हम लाचार रहते हैं। सलोनी एक दिन यूपीएससी की किताब खरीदकर गांव में आ रही थी। लाला के दो लड़के ने उसे देखा तो हंसने लगे। बाप जिंदगी भर दूसरे घरों में नौकरी करता था, बेटी आईएएस ऑफिसर बनने चली है। किताब खरीदने से कोई आईएएस बन जाता तो सब लोग किताब ही खरीदते। भाई कर्ज में डूबा है और ये कलेक्टर बनने चली है। सलोनी को उनकी बातें तीर की तरह लगी, लेकिन वो शांत रहकर आगे बढ़ गई। सलोनी ने यूपीएससी की लिखित परीक्षा पास कर ली। मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के कक्ष में पहुंच गई। उसने सबको प्रभावित कर दिया। इंटरव्यू के बाद बहुत खुशी मन से जब वो घर लौटी तो लाला को उसके आदमी के साथ घर के सामने देखकर चौंक गई। क्या बात है भैया, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तुम्हारा भैया क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारे भैया ने मेरा रुपए वापस नहीं किया, इसीलिए अब तुम्हारे घर पर मेरा कब्जा हो रहा है। गरीबी के कागजात देख लो, सारी चीज साफ हो जाएगी। इसमें साफ साफ इस महीने के 1 तारीख की मुद्दत थी और वो तारीख बीत गई। अब घर पर कानूनन मेरा कब्जा होना चाहिए। तुम्हारे भाई ने दस्तखत किए हैं। सलोनी जान गई कि लाला ने धोखे से भाई के दस्तखत करा लिए थे। आलोक और सलोनी को घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने पास में ही एक किराए का घर ले लिया। भैया, आप चिंता मत करिए, आपने मेरे लिए बहुत किया है। अब बस समय का इंतजार है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहन, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारे भी दिन लौटेंगे। इस समय मैं कमजोर हूँ, लेकिन आने वाले समय मुझे शक्ति भी देगा। एक दिन नई सरकारी जीप आलोक के गांव में आई तो सब देखने लगे। लाला और उसके बेटे की पुरानी जीप का गांव की ही सड़क पर एक्सीडेंट हो गया था और सभी लोग वही जुटे थे। नई सरकारी जीप सड़क पर खड़ी हो गई। जीप का ड्राइवर और एक सिपाही बाहर आ गया। ये किसकी खटारा जीप है? अभी तक इसे हटाया भी नहीं गया। ये मेरा जीप है साहब। एक मिलिट्री वाली गाड़ी ठोक कर चली गई। अब तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है। इसे धक्का मार कर हटाओ। जानते हो इस जीप में कौन है? एसडीएम साहिबा सलोनी सक्सेना। सलोनी सक्सेना? अरे ये तो हमारे गांव की ही बेटी है। हम सब ने इसे बड़ा लाड प्यार दिया है। सलोनी आईएएस बन गई। इतने में सलोनी गॉगल लगाकर जीप से बाहर निकल आई। ए मिस्टर, इधर आओ, सुनो। एक गांव की लड़की भी आईपीएस बन सकती है। किताब पढ़कर मेहनत करके भी आईएएस बना जा सकता है। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। हमें माफ कर दीजिए। अरे बेटी, ये दोनों नालायक हैं, नादान हैं। इन्हें क्षमा कर दो। अरे हाँ लाला, तुमसे भी हिसाब चुकता करना है। भैया इधर आइए। एसडीएम साहिबा, घर पर चलो, कुछ नाश्ता पानी कराता हूँ। लाला का हिसाब बाद में करेंगे। भैया आपके लिए तो मैं वही नटखट सलोनी ही हूँ। लाला, वो मेरे घर के पेपर तो लाइए। लाला हाथ जोड़कर सलोनी के सामने खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। बेटी, मेरे घर में आग लग गई थी, सारे पेपर जल गए। आपका घर पूरी तरह सुरक्षित है,
ये लो चाबी। अब कब्जा नहीं करोगे? मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये गांव आपका है, हम सब आपके हैं। आज आलोक अपनी बहन को एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखकर फूला नहीं समा रहा था। आज सलोनी का सपना पूरा हो गया था। आलोक ने एक भाई का पूरा कर्तव्य निभाया था। उसने अपने सपने को छोड़कर बहन के सपने के संकल्प को निभाया था। इस तरह से दोनों भाई बहन का जीवन खुशियों से भर गया। हीरा एक गरीब, ईमानदार, परोपकारी और मेहनतकश किसान था। उसके खेतों में अनाज की बुआई के बाद फसल के छोटे पौधे भी तैयार हो गए थे। अब उसे अपने खेत के लिए पानी चाहिए था। नन्हे भैया, मेरा एक बैल बीमार है। आप अगर अपना एक बैल मुझे 2 दिन के लिए दे दे तो मैं उसे अपने बैल के साथ जोड़ी बनाकर पूर्वज से सिंचाई कर लेता। ऐसा ना हुआ तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। देखो भैया, अभी तो मेरे ही खेतों की सिंचाई चल रही है, इसीलिए मैं वादा नहीं कर सकता। तुम दूसरे किसी से मदद ले लो तो अच्छा है। हीरा ने दूसरे किसानों से भी बात की, लेकिन सभी लोगों ने कोई न कोई कारण बताकर उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। हीरा ने आकाश की तरफ देखा, लेकिन बादलों का कोई नामो निशान न होने के कारण उसे बड़ी निराशा हुई। वह दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में दुखिया मिल गया। अरे भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? दुखिया भैया, मैं सिंचाई की चिंता के कारण दुखी हो गया हूँ। बहुत से लोगों से बैल मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, इस दुखिया के होते हुए आप दुखी रहें, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरा एक बैल ले लीजिए और सिंचाई कर लीजिए। दुखिया का बैल तो मिल गया, लेकिन अब पूर्वट के लिए कुआं खाली नहीं था। एक दूसरा किसान सिंचाई कर रहा था। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। अब क्या किया जाए? सिंचाई के बिना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बादल भी दुश्मन बन गए हैं, ना जाने रूठ कर कहाँ चले गए हैं। हीरा ने देखा, सामने से बंटा चला आ रहा है। अरे बंटा, तू बहुत भविष्यवाणी करता है। अब बता, पानी कब बरसेगा? हीरा भैया, थोड़ा धीरज रख लो, गोरे बादल आएंगे, जल ही जल बरसाएंगे। तेरे गोरे बादल कहाँ छिपे हैं? उन्हें जल्दी से बुला, मेरा हो जाए भला। बंटा भैया, तुम्हारे खेत की सिंचाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई भैया, कुएं पर अब आपका नंबर लगा है, इसके बाद मंगरू का आ जाएगा। यह बंटा देखता रह जाएगा। अरे भाई, सिंचाई बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारे खेत की सिंचाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, कुएं पर पूर्वट का मेरा नंबर है, वो तुम ले लो। भैया, आपके खेत की सिंचाई भी बहुत जरूरी है, फिर भी आप मुझे अपना नंबर दे रहे हो। आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरे भाई, आपस के सहयोग से बहुत सारी बातें बन जाती है। अपनों की दुआएं ही तो काम आती है। कुएं पर हीरा के पूर्वट चलाने का जब नंबर आया तो उसने अपने बात के अनुसार बंटा को मौका दे दिया। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। पूर्वट की रस्सी छोटी पड़ रही थी। हीरा भैया, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब यह रस्सी छोटी पड़ रही है। आप ही मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो, मेरे घर में बड़ी रस्सी है, ले लो और जल्दी से सिंचाई कर लो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बंटा ने हीरा से रस्सी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे खेत थे और सिंचाई में समय भी लगने लगा। अब यह आखिरी खेत है, इसकी सिंचाई हो जाए तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है। कुछ देर के बाद बंटा के खेत में पानी तो पूरा मिल गया, लेकिन कुएं का पानी लगभग समाप्त हो गया था। गर्मी का महीना था, कुएं जल्दी ही सूख रहे थे। बंटा, अच्छा हुआ तुम्हारे सभी खेतों की सिंचाई पूरी हो गई। अब मैं गोरे बादलों का इंतजार कर रहा हूँ। हीरा भैया, मुझे नहीं अच्छा लगा। भगवान करे आपकी भी खेतों की सिंचाई हो जाए। भगवान करे तुम्हारी दुआ लग जाए। अच्छा तो भाई चलता हूँ। हीरा मन ही मन सोचने लगा,
कि कम से कम बंटा के खेतों की सिंचाई तो पूरी हुई। अगर मेरी सिंचाई का नंबर पहले लग जाता तो बंटा के आधे खेत ऐसे ही पड़े रह जाते। हीरा यह भी जानता था कि उसके खेतों के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, अन्यथा फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने एक बार निराश होकर आसमान की तरफ देखा और घर चला गया। ए बादलों, कहाँ हो? फसल बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो रहम खाओ। इतने में एक सफेद बादल हीरा की खिड़की से घर के पास ऊपर दिखाई पड़ा। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये तो कमाल हो गया, अचानक मौसम बदल गया। मैं एक बादल हूँ। तुम्हारे जैसे नेक आदमी को कष्ट में देखकर मुझे कष्ट हो गया। जिसके इरादे नेक, उनकी राह अनेक। चलो, तुम्हारे खेतों की भी काया पलट कर देता हूँ। हीरा दौड़कर अपने खेतों के पास पहुंच गया और जादुई बादल उसके ही खेतों में पानी बरसाने लगा। इस तरह की सिंचाई देखकर उसका मन झूम उठा। अरे बादल राजा, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया। बेमौसम बरसात करके मेरा पूरा खेत ही भर दिया। मेरे दोस्त, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। खेतों में तुम्हारे मैं पानी भी बरसाऊंगा। दूसरे किसानों ने जब हीरा के खेत की सिंचाई देखी तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई, तब हीरा ने विचार बनाया कि 2 दिन बाद फसल की कटाई करेगा। इसी बीच वह बीमार पड़ गया। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो गरीबी की मार और ऊपर से मैं बीमार। हे भगवान, क्या सारी तकलीफें हमारे हिस्से में ही आएंगी? अचानक खिड़की से पानी का एक फुहारा अंदर आ गया। हीरा ने देखा, खिड़की के पास जादुई बादल मुस्कुरा रहा था। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब किसान हमेशा परेशान ही रहता है मेरे यार। फसल की कटाई हो नहीं पाई। ऐसे वक्त पर बीमारी चली आई। बहुत लाचार हो गया हूँ। यार, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जादुई बादल ने पानी की फुहार हीरा के ऊपर डाल दी और हीरा भला चंगा हो गया। अरे बादल, मेरे यार, यह तो जादुई चमत्कार। मेरी सारी बीमारी छू मंतर हो गई। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हीरा चलते हुए अपने खेत के पास पहुँच गया। उसने जब अपने खेत को देखा तो सन्न रह गया। पूरे खेत की फसल साफ हो गई थी। हे भगवान, यह किसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर सारी फसल काट ली? एक दाना भी नसीब ना हुआ। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी जुताई, बुआई, सिंचाई बेकार चली गई। हीरा बड़े दुखी मन से अपने घर लौट गया। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर देखने लगा। अरे, ये अनाज की बोरियां भरी हुई कहाँ से आ गई? हीरा के देखते ही देखते अनाज से भरी हुई बहुत सारी बोरियां एक के ऊपर एक घर के अंदर सज गईं। खिड़की के पास जादुई बादल भी दिखाई पड़ा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे खेत की फसल के दाने हैं, बोरियों में आ गए हैं। यह लो, एक अतिरिक्त बोरी मेरी तरफ से उपहार है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। जादुई बादल ने एक और फुहार कर उसे उपहार वाली बोरी बरसा दी और वह आकाश में उड़ गया। हीरा ने जब यह उपहार वाली बोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी बोरी सोने से भरी हुई थी। जादुई बादल ने एक ही झटके में हीरा की सारी गरीबी दूर कर दी, उसे माला माल कर दिया। इस तरह नेक हीरा सत्कर्म करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।